बागवान साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्पेशली मैं जिन विषय पर बात करना चाहता था, क्योंकि आजकल का समय बड़ा क्रिटिकल है और बहुत कुछ सिखा भी दिया है हमें पिछले 2-3 साल में। जो सबसे ज़्यादा सिखाया गया पर्यावरण के बारे में। हमें कुदरत ने हमें चेतावनी दी है कि अपना पर्यावरण बचाइए, अदरवाइज आप सेब या किसी भी तरह के खेतीबाड़ी करने के योग्य नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ें हमें सिखाई गई अपने आप में कि बहुत सारे बागवान या फार्मर कहिए, ये सोचते हैं कि सेब है, लग गए है, अगली साल का अगली साल देखेंगे, ये साल बीत गई। क्योंकि इस साल आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मरों के समस्या आ रही है फ्लावर ना आने की। उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्लाइमेटिकली भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो तो हमारे बस में नहीं, मगर कुछ एक रीज़न मैन मेड है जो हमने खुद पैदा किए हैं फूल ना आने के लिए। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फूल वीक आ रहा है। इसके तहत हम चाहे बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें, या फिर ओवर क्रॉपिंग की बात करें, या फिर लाइट पेनिट्रेशन की बात करें, जिसमें हम प्रूनिंग ट्रेनिंग मतलब काट छांट को बहुत सारे लोग महत्व नहीं देते हैं। उस सब का नतीजा है कि आज हमारे फ्लावर नहीं आ रहे, या फ्लावर वीक है, या प्लांट वीक है हमारे। जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने देखा कि पतझड़ हो गया था। तो जब पतझड़ हो जाएगा, समय से पहले पत्तियां गिर जाएगी आपके प्लांट से, तो प्लांट अपने पास रिजर्व फूड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दूसरी साल आपको नुकसान झेलना पड़ता है। ओवर क्रॉपिंग में आपको वही नुकसान है, ना क्वालिटी बनी ना साइज बना। ठीक है, से बहुत हो गए, मगर अगली साल ब्लैंक चले जाती है। और कभी भी आपने देखा होगा कि 1 साल की फसल से 2 साल का आप पूरा नहीं कर सकते। हमें रेगुलरली हर साल क्रॉप चाहिए, और बैलेंस क्रॉप चाहिए, क्वालिटी के साथ चाहिए, प्रोडक्शन के साथ चाहिए। तो इस चीज़ की ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस साल पहली बार हम ये देख रहे हैं कि फ्रूट जो डेवलपमेंट है वो डिले है, लेट है। उसका बड़ा कारण है हमारा क्लाइमेट। इसीलिए कुछ चीज़ें कुदरत पे निर्भर भी करती है। और फ्लावर की बात करें, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि हमारे बहुत ही शानदार फ्लावर है। हमारा भी फ्लावर कम है लो हाइट्स में, क्योंकि जो मई और जून का महीना है, मई और जून, अगर आपके वहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं होगा तो आपके नेक्स्ट ईयर का बड वीक रहेगा। भले हमारे पत्ते अच्छे थे, लीफ फॉल नहीं हुआ हमारा लास्ट ईयर, मगर फिर भी हमारा फूल वीक है, कम आया है लो हाइट्स में। उसके बहुत सारे कारण। एक तो मेरा जो अपना स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा, या जो मेरा इलाका है वो शेड में है। अगर सनी एरियाज में होता तो वहाँ ऑलरेडी बीमा बन जाता है, सन आवर ज़्यादा मिलते। और दूसरा, हमारे बगीचे हमारे एरिया में बहुत घने भी है, पियर है, प्लम है, सारा मिक्स लगा है और बहुत ही डेंस्ड है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि बगीचे को घना नहीं लगाना है। जो लोग आपको इस ओर मोटिवेट करते हैं कि घना लगाइए घना लगाइए, वो आज तो घना अच्छा लगता है, अच्छा घल खिलाता दिखता है, घना घना अच्छा दिखता है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट दिखते हैं, मगर फ्यूचर में जब आप क्रॉपिंग पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बीमारियां कंट्रोल में नहीं आती है घनों में, पत्ता वेट रहता है, सूखता नहीं है। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, जो कि शेडी एरियाज में है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जी हम क्रॉप भी ज़्यादा लेते हैं, ऐसा भी करते हैं, घना भी है, फिर भी हमारे हर साल फूल आता है। उसका बड़ा एक कारण और भी हो सकता है, 1-2 कारण। एक तो हो सकती है कि उनकी सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी है, और दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कई एरियाज या कई गांव या कई बगीचे ऐसी जगह पे लोकेटेड, धार के ऊपर, टिब्बे के ऊपर, जिसको हम अपनी भारी भाषा में, वहां पर ऐसी जगह पे लोकेटेड है 360 व्यू में, जहां चारों साइड से एयर फ्लो आता है और चारों साइड से लाइट आती है। तो ऐसे बगीचे भी हमेशा फूल आते हैं, ऐसे ऑर्चर्ड में। तो आपको इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस साल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्चर्ड हो गए जिनके लास्ट ईयर नहीं थे, या हाइट में जिनके बहुत कम क्रॉप थी, उनके बहुत ज़्यादा हैवी क्रॉप लगेगी और लोग उसी में खुश हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि आप लोग उसमें फ्रूट थिनिंग की ओर ध्यान दें, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें, ताकि अगले साल भी आपके रिटर्न ब्लूम आए और आपकी क्रॉप अच्छी हो। दूसरा, लो हाइट्स में अगर जिन लोगों के
फूल कम है या फसल कम होगी होगी, ये डेफिनेटली। ये अपना मानना ये है कि भाई आप लोगों को किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पत्तों पे ध्यान दीजिए जिनके इस साल से बहुत कम हो गए। आपको सिर्फ पत्तों के ऊपर ध्यान देना है कि आपके पत्ते इस साल ना झड़े, और फंगेसाइड का ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आप अवॉइड कर सकते हैं फंगेसाइड, अगर आपके बिल्कुल भी ब्लैंक ऑर्चर्ड है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी और एक जो मिथ्या बोलूंगा मैं या शंका बोलूंगा फार्मर के मन में, कि जो सेब है वो पीजीआर से लगेंगे। सेब लगने के लिए हमेशा पॉलिनाइजर का ही काम रहता है। पॉलिनाइजर हो गए, पॉलिनाइजर ग्रैनी, गाला, फ्यूजी, हनी क्रिप्स, गोल्डन, रेड गोल्डन, ये वैरायटी होगी तभी आपका सेब सेट होगा। और दूसरा, पॉलिनेटर को लेके लोगों की बड़ी दुविधा रहती है। तो मैं जो पॉलिनेटर होते हैं, तितली होगी, मधुमक्खियाँ होगी, इन सब चीज़ें पॉलिनेट है जो पोलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर करते हैं। तो जो मधुमक्खियों के बक्से है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऊंची जगह पे लगाने हैं, और जहां पहली धूप, सुबह की मॉर्निंग की धूप आए, वहां का जो मुंह है उसकी ओर रखना है। और बक्से को एक एक करके अलग अलग नहीं रखना है, एक जगह इंस्टॉल करना है। जब आप एक जगह रखेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन पैदा होता है ज़्यादा फूलों तक पहुंचने का, जिससे हमारा फायदा होता है। उसको अलग अलग ना रखे। और स्पेशली जब आप मधुमक्खियों के बक्से लाते हैं, तो जैसे मान लो मैक्सिमम शाम को ही लाते हैं हम, शाम को आपके बगीचे में आते हैं, और तब तक ना लगाए जब तक आपके 10%, 5%, 10% फूल ना आए। और आपको क्या करना, जैसे बक्से आएगी उसकी बोरी हटा के, ढक्कन हटा के, फूल जो हमारा डिलीशियस या गोल्डन के मिक्स फ्रूट फ्लावर को आप लाएंगे और उसके ऊपर झाड़ेंगे, उसको उस बोरी के अंदर हटा के मधुमक्खियों के फ्रेम के ऊपर से गिराएंगे उसको। और ऊपर से ऐसा भी कर सकते हैं आप, उसी के ऊपर भी एक दिन के लिए रख सकते हैं, ऊपर से बोरी डाल के ढक्कन लगा दो। उससे क्या होगा कि जो उसका खुशबू बोलिए, फिरामोन, जो भी बोलिए आप उसको लिए, केसर बोलिए, जो भी समझिए आप, उसके अंदर फैल जाएगी। और नेक्स्ट डे जब आप उसको ओपन करेंगे तो मधुमक्खियां आपके सेब के ही फूल के ऊपर बैठेगी। और उसके साथ साथ आजकल के समय की मैं बात करूं, पियर में मैक्सिमम सेटिंग हो चुकी है सभी लोगों के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टेज पे स्पेशली पियर में आप एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, जरूर करें। अभी एक छोटा सा कीड़ा आता है जो पियर को खुरचता है, वो दिखेगा नहीं आपसे ज्यादा। जब बाद में फ्रूट ग्रो करेगा तो वहां पर रस्टिंग का जो बड़ा कारण रहता है वो वही डैमेज है जो इंसेक्ट ने किया होगा, स्पेशली पियर में। जब लास्ट की फ्लावरिंग लह जाए चोटियों में, उसी वक्त आपको उसको करना है। मैंने कल अपने बगीचे में विजिट किया था, मुझे कुछ फ्रूट वो डैमेज्ड मिले, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा लेंस भी है जिससे मैं उसको देख पाया हूं। तो मेरा काम आपको इंफॉर्मेशन देना है, करना ना करना आप लोगों का काम है। हमेशा हम क्या इजी गोइंग में हर चीज चाहते हैं, इजिली जो हमें अवेलेबल हो। जैसे हमें इन कीटनाशक मार्केट से मिलता है और हम स्प्रे करना बहुत इजी मानते हैं जब हमें कीड़ा मिलेगा। मगर अगर आप इसकी तैयारी पहले से कर ले तो आपको पता है मैक्सिमम जो फल छेदक कीड़े हैं या दूसरे छेद, ये मैक्सिमम काहे से पैदा होते हैं। इसके कोई भी डिजीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके लाइफ सर्कल को पहले समझे। अगर आपको कॉस्टिंग कम करनी है और अपने हेल्थ को और पर्यावरण को भी बचाना है तो आपको लाइफ सर्कल हर चीज का पता होना चाहिए। कीड़ों का एक लाइफ सर्कल हो। आज तो आपका एंड्रॉइड फोन है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी कीड़े का गूगल लेंस ओपन कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, उसके बारे में जानकारी दे देगा। तो जो मैक्सिमम ये कीड़े हैं जो रेंगने वाले, जिसमें अमेरिकन सुंडी होगी या दूसरी सुंडिया होगी, जिसको अलग अलग नाम से जाना है, नाम तो मैं साइंटिफिकली नाम जो एक्चुअल नाम है वो तो नहीं बोल पाऊंगा। सबसे ज्यादा जो इसकी जो जनरल लाइफ सर्कल है वो रहती है तितली के ऊपर। जो तितली होती है हमारी, तो इसके लिए हमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप को आजकल आप फ्लोरिंग टाइम में अपने बगीचों में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप फेरोमोन ट्रैप इंस्टॉल करेंगे तो तितलियां उसके अंदर जाएगी और मर जाएगी। होता क्या है जी, तितलियां
इसके पत्तियों के और फूल के नीचे एग लेइंग करती है। आपको पता है एक तितली कितने अंडे देती है? अगर हम फ्रूट बोरर की बात, तो 300 से लेकर 1000 अंडा तक तितली दे सकती है। तो आप सोचिए, सबसे पहला जो कंट्रोलिंग आपकी आ सकती है विदाउट एनी पेस्टिसाइड, वो है हमारा ट्रैपिंग सिस्टम। तो हमें अपना ट्रैपिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक जो समस्या आजकल आपने देखा होगा, सेंजो स्केल की बड़ी समस्या थी। तो आपको ये पता है कि जब आपके पिंक बर्ड स्टेज आती है तो सेंजो स्केल के जो नर है वो फ्लाई करते हैं, फीमेल फ्लाई नहीं करती, वो यहीं पर प्लांट के अंदर रहती है फीमेल। तो मेटिंग टाइम होता है उनका। तो जो वो मेल फ्लाई करते हैं उसको हमें कंट्रोल करना पड़े। मार्केट में ऐसे फिरोमोन आ रहे हैं, ट्रैप आ रहे हैं, जिसको आप अगर आपको वो 6 से 7 फीट के ऊपर हैंग करने हैं और वो जो नर है वो सारे उसमें चिपक जाएंगे। स्टिगी होता है वो, उसके अंदर चिपक जाएंगे वो, जिससे आपको कंट्रोलिंग मिलेगी, उनकी अगली जनरेशन नहीं चलेगी। इससे हम अपनी सेंजो स्केल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो फ्रूट बोरर है और कीड़े हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस साल जो एक अच्छी बात हो रही है, प्रॉपर मॉइस्चर आ गया है हमारे सॉइल में, बहुत अच्छा मॉइस्चर आ गया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसमें मल्चिंग की भी जरूरत है, क्योंकि आगे हो सकता है सूखा पड़े। तो अब बहुत अच्छा समय है कि आप इसको मल्च कर दें अपने तौलिए को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओलावृष्टि के बाद प्लांट स्ट्रेस में जाता है, सबसे बड़ा। दूसरा, टेम्परेचर बहुत डाउन आता है। अगर फ्लावर खिला होगा तो उसमें सेटिंग नहीं होती, और जो फ्रूट सेट हो रहा होगा उसके ऊपर अगर ओले का हिट होगा तो वो भी गिर जाएगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी देख रहा था, पूछ रहे हैं लोग कि हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ करने का, पिंक बर्ड के आसपास है आप लोग, अगर उससे पहले तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता, पिंक बर्ड है या थोड़ा फूल आया है थोड़ा, तो आप एक फंगेसाइड, चाहे आप मैनकोजे भी डाल दीजिए या मिक्सचर भी डाल सकते हैं, कंपेनियन टाइप फंगेसाइड डाल दीजिए, जिंक, बोरॉन, बायोस्टिमुलेंट और थोड़ा सा नाइट्रोजन यूरिया के रूप में भी आप डाल सकते हैं। 1 kg तक आप इजीली डाल सकते हैं। आप इस सब चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने में ये न्यूट्रिशन बड़ी मदद करेगी। तो बागवान साथियों, मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी हो गई है ये जानकारी। मैंने होपफुली आपका सारा चीज़ें, डाउट्स कवर अप कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से आप लोगों के बीच मैं उपस्थित होऊंगा और अपनी प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय बागवान।